किसी ने उसे नींद से जगाया। बीच बाजार में ही वो सो गया था। वो चौक की गहमा गहमी शुरू होने वाली थी। उसने इधर उधर देखा, उसकी भेड़ें कहाँ हैं? फिर उसे ध्यान आया कि वो एक नई जगह में है, मगर अब उसे दुखी होने की बजाय खुश होना चाहिए। अब उसे भेड़ों के लिए चारा और पानी जुटाने की फिक्र से छुटकारा मिल चुका था। अब वो बेफिक्री से खजाने की खोज में जा सकता था। भले ही उसके पास एक भी पैसा नहीं था, मगर अब उसे अपने पर भरोसा था। कल रात ही उसने तय किया था कि अब वो एक ऐसा साहसिक यायावर बनेगा जैसा कि उसने किताबों में पढ़ा और सराहा है। वो बाजार में चहलकदमी करने लगा। दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगानी शुरू कर दी थी। लड़के ने एक मिठाई वाले की दुकान लगाने में मदद की। उस दुकानदारी के चेहरे पर एक मुस्कान थी, खुशी की मुस्कान। उसे मालूम थी अपनी जिंदगी और हर दिन अपना रोजमर्रा का काम शुरू करने का ढर्रा और सलीका। उसकी मुस्कुराहट देखकर लड़के को बूढ़े व्यक्ति की याद आ गई। वही रहस्यमय बूढ़ा बादशाह जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। यह मिठाई वाला इसलिए मिठाई नहीं बना रहा कि पैसे कमाकर किसी व्यापारी की लड़की से शादी करे। वो तो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह यही करना जानता है, लड़के ने सोचा। उसकी समझ में अब अच्छी तरह आ गया था कि वह भी तो वही कर सकता था जो उस बूढ़े आदमी ने किया था। यानी कि वो अंदाजा लगा सकता था कि कोई अपनी नियति के पास पहुंच चुका है या अभी उससे दूर है। लोगों के चेहरे सब कुछ बता देते हैं। कितना आसान है यह जान सकना, मगर मैंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की, उसने ये सोचा। जब दुकान पूरी लग चुकी तो सबसे पहले बनने वाली मिठाई उस दुकानदार ने लड़के को दी। लड़के ने उस मिठाई को खाकर दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते चल दिया। वो भी थोड़ी दूर ही गया था कि उसे ख्याल आया कि उन दोनों में से एक अरबी भाषा बोल रहा था तो दूसरा स्पेनी। इसके बावजूद वो एक दूसरे को बखूबी समझ रहे थे। जरूर एक ऐसी भाषा भी है जो शब्दों की मोहताज नहीं है, लड़के ने सोचा। भेड़ों के साथ भी मैंने वैसा ही अनुभव किया था और अब आदमियों के साथ भी मुझे वैसा ही अनुभव हो रहा है। उनमें कुछ चीजें ऐसी भी थी जो दरअसल नई नहीं थी। वो उनको अनुभव पहले भी कर चुका था, मगर उसने उनके बारे में कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। शायद इसलिए कि वो अब उनका आदी हो गया था। तो फिर अगर मैं बिना शब्दों को जाने इस भाषा को समझ सकता हूं तो फिर मैं पूरी दुनिया को भी उसी तरह समझ सकता हूं, लड़के ने सोचा। बड़े इत्मीनान और आराम से उसने तय किया कि वो टेंजियर की पतली गलियों से गुजरेगा, क्योंकि तभी तो वो उन शगुनों को पढ़ पाएगा। उसके लिए बड़े धैर्य की जरूरत होती है, उसे ये मालूम था। गडरियों के पास यूं तो धैर्य की पूंजी होती है। एक बार फिर उसे लगा कि वे सभी पाठ जो उसने अपनी भेड़ों के साथ पढ़े थे यहाँ इस अजनबी भूमि पर भी लागू कर सकते हैं। सब कुछ एक ही तो है। बूढ़े आदमी ने भी तो यही कहा था। दिन निकलने पर कांच के व्यापारी की आंख खुली। आज भी उसके मन में वही चिंता थी जो हर सुबह उसे आ घेरती थी। पिछले 30 सालों से वो उसी जगह पर था, एक दुकान जो पहाड़ी की चोटी पर थी और जहां से कभी कभार ही कोई ग्राहक गुजरता था। अब कुछ बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसे केवल एक ही चीज आती थी और वो थी क्रिस्टल के बर्तनों की खरीद फरोख्त। एक जमाना था जब बहुत से लोगों को उसकी दुकान का पता था। अरब व्यापारी, फ्रांसीसी और अंग्रेज भूवेता और जर्मन सिपाही उसकी दुकानों में भरे रहते थे। वे भी क्या दिन थे। क्रिस्टल बेचने में क्या आनंद था। उसे लगता था बहुत जल्दी ही वो अमीर हो जाएगा और उसके बगल में जवान खूबसूरत औरतें होंगी। मगर ज्यों ज्यों समय बीतता गया टेंजियर भी बदल गया। टेंजियर के मुकाबले पड़ोसी शहर कियोटा बड़ी तेजी से विकसित हो गया। इसी कारण यहाँ का व्यापार ढीला पड़ता गया। आस पड़ोस के लोग भी शहर छोड़कर चले गए और इस पहाड़ी पर बस कुछ गिनी चुनी दुकानें ही रह गईं। किसने हिम्मत की इन चंद दुकानों को देखने के लिए पूरी पहाड़ी चढ़कर आता। क्रिस्टल व्यापारी के पास कोई विकल्प नहीं था। पिछले 30 सालों से वो क्रिस्टल खरीदने और बेचने का ही व्यापार करता आया है।
अब कुछ भी दूसरा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पूरी सुबह इक्का दुक्का व्यक्ति को भी इधर से गुजरते हुए उस व्यापारी ने देखा था। सालों से वो यही देखता आया है और इधर से गुजरने वाले हर व्यक्ति का रंग ढंग उसे मालूम है। मगर दोपहर के भोजन से ठीक पहले एक लड़का उसकी दुकान के सामने रुक गया। उसने सामान्य कपड़े पहन रखे थे। क्रिस्टल व्यापारी की अनुभवी आंखों ने उसे तुरंत ताड़ लिया कि लड़के के पास खर्च करने के लिए कोई पैसे वैसे नहीं है। फिर भी व्यापारी ने सोचा कि लड़के के चले जाने के बाद ही वो भोजन करेगा। दरवाजे पर एक कार्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था, यहाँ बहुत सी भाषाएं बोली समझी जाती हैं। लड़के ने देखा काउंटर के पीछे कोई आदमी खड़ा है। अगर आप कहें तो मैं शो विंडो पर लगी कांच की चीजों को साफ कर दूं, लड़के ने व्यापारी से कहा। जिस हाल में वो अभी हैं उसे देखकर तो कोई खरीदार आएगा ही नहीं। व्यापारी के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। बदले में आप थोड़ा सा खाना दे दें बस। व्यापारी अभी भी चुप रहा। लड़के ने अनुमान लगाया कि उसे ही कुछ तय करना पड़ेगा। उसने अपनी थैली से जैकेट बाहर निकाली। उसकी इस रेगिस्तान में क्या जरूरत थी, और उसी से कांच का सामान साफ करने लगा। आधे घंटे के भीतर शो विंडो का सारा सामान उसने साफ कर दिया और उसी दौरान 2 ग्राहक वहां आए और उन्होंने कुछ क्रिस्टल भी खरीदे। जब वो शो विंडो में रखे सारे क्रिस्टलों की सफाई कर चुका तो उसने दुकानदार से कुछ खाने के लिए मांगा। क्रिस्टल व्यापारी ने लड़के से कहा, आओ चलें, कहीं खाना खाते हैं। उन्होंने दुकान पर बंद है की तख्ती लगा दी और नजदीक के एक छोटे से कैफे में चले गए। वहां केवल एक ही मेज थी। बैठते हुए व्यापारी जोर से हंसा। तुम्हें कुछ करने और खाना मांगने की जरूरत नहीं थी। कुरान के अनुसार किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना मेरा फर्ज बनता है, उस आदमी ने कहा। तो फिर आपने मुझे शीशे क्यों साफ करने दिए? लड़के ने पूछा। इसलिए कि क्रिस्टल सचमुच गंदे थे। उसके अलावा मुझे और तुम्हें, यानी हम दोनों को ही अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों की सफाई भी करनी थी। खाने के बाद व्यापारी ने लड़के से पूछा, क्या तुम मेरी दुकान पे काम करोगे? जब तुम काम कर रहे थे तभी 2 ग्राहक मेरी दुकान में आए। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा शगुन है। लोग बाग बहुत बार शकुनों की बात करते हैं, गडरिया ने सोचा, मगर उन्हें मालूम नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। जैसे कि मुझे ही नहीं पता था कि मैं सालों साल अपनी भेड़ों से बिना शब्दों वाली जुबान में बात कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? व्यापारी ने एक बार फिर पूछा। आज का पूरा दिन मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ। मैं पूरी रात काम करूंगा और सुबह होने तक मैं आपकी दुकान में रखे एक एक क्रिस्टल को चमका दूंगा, बशर्ते बदले में आप मुझे इतना पैसा दे दें कि मैं मिस्र जा सकूं, लड़के ने कहा। ये सुन के व्यापारी को हंसी आ गई। भले ही तुम साल भर तक मेरे क्रिस्टल साफ करते रहो, भले ही हर क्रिस्टल बेचने पर तुम कमीशन पाओ, फिर भी तुम्हें मिस्र जाने के लिए कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से वहां तक हजारों मील लंबा रेगिस्तान फैला पड़ा है। उसे पार करोगे तभी तो पहुंचोगे। एक क्षण के लिए गहरी खामोशी छा गई, जैसे पूरा शहर सो गया। बाजार में कोई शोर शराबा नहीं। मोल भाव करने वाली सारी गहमा गहमी गायब और मीनारों से आने वाली अजान की आवाजें गायब। अब न कोई उम्मीद थी, न कोई साहसी सफर, न कोई बूढ़ा बादशाह, न कोई नियति, न कोई खजाना, न कोई पिरामिड। सारा संसार ही मानो चुप हो गया था, क्योंकि लड़के की आत्मा भी एकदम चुप हो गई थी। लड़का वहीं बैठ गया, भाव शून्य आंखों से कैफे के दरवाजे की ओर देखता रहा। उसके मन में आया कि वो मर क्यों नहीं जाता। सभी कुछ समाप्त हो जाता उसी क्षण में, हमेशा हमेशा के लिए। व्यापारी ने लड़के की ओर देखा और बड़े गौर से देखा। उसके चेहरे की चमक उड़ चुकी थी। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे देश तक लौटने का किराया दे सकता हूँ, उस व्यापारी ने कहा। लड़का चुप ही रहा, फिर उठा, अपने कपड़े ठीक किए और थैली उठाकर इसने कहा, मैं आपके लिए काम करूंगा। फिर एक लंबे अंतराल के बाद वो बोला, मुझे पैसे चाहिए।
भेड़ें खरीदने के लिए।